नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करूं उससे पहले जॉन एलिया की दो पंक्तियां हैं जो आपको सुनाना चाहती हूं। और वो पंक्तियां कुछ इस तरीके से है कि अब कोई बात खतरे की नहीं, या अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एलिया ने जब ये पंक्तियां लिखी थी तब उनको भी नहीं मालूम रहा होगा कि इस तरीके से इन पंक्तियों को आज के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाएगा कि सबको सबसे खतरा है, दूर रहना चाहिए। आज की तारीख में नीति बनाने वाले जितने बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनमें से एक ने कह दिया है कि मेहमानों से दूर रखिए, किसी को घर पर मत बुलाइए। अब इंसान को इंसान से खतरा हो रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में यह आलम आ गया है कि हमें 2 गज की दूरी रखनी ही रखनी होगी। और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक की जो पहली खबर है वो इसी मसले पर दिखानी है। उम्मीद की जो किरण है आखिर वो कहां नजर आ रही है। सबसे पहले संकट से जुड़ी कुछ तस्वीरें उस उम्मीद की किरण से पहले आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए आप मास्टर स्ट्रोक की इस कवर स्टोरी। पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाने आ रहे। उनकी ऑक्सीजन हट गई रात को, लेकिन नहीं देखा किसी ने आके। कॉल आ गया कि वो खत्म हो गया। शहर कोई भी हो, तस्वीर एक जैसी ही। ऑक्सीजन ना देने से हमारा घर बर्बाद हो गया। मतलब क्या बताऊं मैं आपको, बहुत बुरा हाल है। हम तो पैसा देख सकते और कुछ नहीं कर सकते। हर तरफ मुसीबत, हर तरफ मौत और हर तरफ मातम। हम यहीं पे उनका दाह संस्कार करेंगे, शमशान भूमि नहीं जाने देंगे। यही रोड में डाल के उनका दाह संस्कार करेंगे जितने पेशेंट मरेंगे। इस निराशा और हताशा के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी दिखती है तो वो ये कि 1 मई से 18 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लगनी शुरू होगी, जिसके बाद हालात में सुधार आएगा। लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं वो वाकई भयावह हैं और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। कोरोना इस वक्त कितनी तेजी से फैल रहा है इसे ऐसे समझिए कि आज यानी 26 अप्रैल को पहली बार एक दिन में 3,52,991 नए मामले सामने आए। हर घंटे 14,700 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। हर मिनट 245 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और हर सेकंड की बात करें तो करीब 4 लोगों को कोरोना के वायरस ने संक्रमित किया है। इस समय देश में करीब 82% केसेस क्योर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। करीब 16.25% केसेस यानी कि 28,13,658 केसेस अभी एक्टिव केसेस की दृष्टि में है, जिनको की मॉनिटर किया जा रहा है। मुसीबत इस बात की नहीं है कि लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं। मुसीबत इस बात की है कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है और जितना आंकड़ा सरकारी बयानों में दिखता है उससे ज्यादा मौत की गवाही शमशान घाट की तस्वीरें देती है। आज जो आंकड़े आए उनके मुताबिक एक दिन में मरने वालों की संख्या 2,812 है। हर घंटे कोरोना ने 117 लोगों की सांसें छीन ली, यानी हर मिनट देश में करीब 2 लोगों को कोरोना के वायरस ने अपना शिकार बनाया। कह रहे हैं मंत्री होगा, उनकी माओ को बैठ दे रहे हैं, उनके बेटों को बैठ दे रहे हैं। हम पागल है, जनता मर जाए, जनता मर जाए क्या? खाली उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? वो तो उनका ही सब कुछ है। मेरा बेस्ट गेस है, मेरा असेसमेंट है कि 1-2 हफ्ता तक इन्फेक्शन नंबर्स बढ़ते ही जाएगा और 4-5 लाख एक दिन में केसेस हो सकता है कि हो। उसके बाद मेरा होप है कि नंबर्स जो है इन्फेक्शंस कम होना शुरू होगा। आप अपने इर्द गिर्द जहां भी देखेंगे आपको लोग दहशत में नजर आएंगे और उसके पीछे वजह यह है कि कोरोना के लक्षण सामने आने के बाद जो लोग भी अपना RT-PCR टेस्ट करवा रहे हैं उसमें पॉजिटिव आने वालों की संख्या काफी बढ़ी है। जरा पिछले 1 हफ्ते का आंकड़ा देखिए।
20 अप्रैल को 17%, 21 अप्रैल को 18%, 22 को 19%, 23 को 19%, 24 को 20%, 25 अप्रैल को 20% लोग पॉजिटिव हुए और 26 अप्रैल को इसमें अचानक उछाल आया। 26 अप्रैल को 25% लोग पॉजिटिव पाए गए। 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक सिर्फ एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट में 47% का इजाफा हुआ है, यानी सिर्फ एक हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 1.5 गुना हुआ है। ये आंकड़े तो तब सामने आ रहे हैं जब ज़्यादातर लोग टेस्ट ही नहीं करवा पा रहे, और जो लोग टेस्ट करवा पा रहे हैं उनकी रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सही तरीके से टेस्ट हो तो ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा, ये समझ पाना ही मुश्किल है। सवाल यह है कि हालात कब सुधरेंगे और कैसे सुधरेंगे, इसे लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद इस बात की है कि 1 मई से जब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो उससे आने वाले वक्त में हालात काफी बदलेंगे। कि हम लोग का टेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए, कि लोग को मालूम है कि हमको इन्फेक्शन है तो हम दूसरे को नहीं फैलाएंगे। अभी टेस्टिंग का प्रॉब्लम्स हो रहा है इंडिया में, 14-15 लाख हो रहा है, तो 15 लाख टेस्ट हो रहा है, इनफ नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशंस जो है वो करते रहें। 1 मई से 18 साल के लोगों को वैक्सीन कैसे दी जाएगी, इसे लेकर राज्य सरकारें तैयारियों में जुटी हैं। 28 अप्रैल से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस चरण में टीका लगवाने के लिए लोगों को कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सीधे अस्पताल में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। इस बीच कई राज्यों ने मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया है, जिसमें आज दिल्ली भी शामिल हो गया है। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन 18 से 45 साल के लोगों को अभी भी कई राज्यों में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत भी चुकानी पड़ेगी और वैक्सीन के दाम को लेकर भी लोगों को कंफ्यूजन है। कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज के मुताबिक मिलेगी। इसी तरह कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से राज्य सरकारों को मिलेगी और निजी अस्पतालों को इसके 1 डोज के लिए 1200 रुपए चुकाने होंगे। सवाल यह है कि एक ही देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों हैं? कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दे उठाए थे और आज फिर उन्होंने यही सवाल उठाया। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार स्वतंत्र हैं कि वो स्वतंत्र रूप से प्राइस नेगोशिएशन किसी भी प्राइवेट प्लेयर जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्यादि, इनके साथ नेगोशिएट करके अपना प्राइस खुद तय कर सकती है। यह प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार तय नहीं करती है। सीरम इंस्टीट्यूट वाले अदार पूनावाला ने कुछ दिनों पहले कहा था कि उन्होंने सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन बेची थी तो उसमें भी मुनाफा कमाया था, तो अब बढ़े हुए दाम में वैक्सीन क्यों बेची जा रही है? एक चौंकाने वाली बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट जब दुनिया के दूसरे देशों में अपनी वैक्सीन बेचता है तो उसके दाम कम होते हैं। जिस कोविशील्ड वैक्सीन का दाम भारत के निजी अस्पतालों में 600 रुपए प्रति डोज के हिसाब से तय किया गया है, उसकी रुपए के हिसाब से कीमत समझें तो यूके में 224 रुपए प्रति डोज, अमेरिका में 299 रुपए प्रति डोज, ब्राजील में 236 रुपए प्रति डोज, बांग्लादेश में 299 रुपए और दक्षिण अफ्रीका में 393 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है। यानी गैरों पर करम और अपनों पर सितम, और देश के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। लेकिन इन तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, और फिलहाल उसके लिए सावधानी के अलावा वैक्सीनेशन से ही उम्मीद है। वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नज़र है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज गति देने में जो टीका उत्सव किया गया था उसमें हम और भी आगे बढ़े। देखिए, वैक्सीन किस राज्य में मुफ्त मिलेगी, किस में मुफ्त नहीं मिलेगी, इसे लेकर बहुत ज़्यादा अभी
स्थिति साफ नहीं हो पाई है। बिल्कुल ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति महाराष्ट्र में भी पैदा हो गई है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीपी के नवाब मलिक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वैक्सीन फ्री मिलेगी। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि यहां पर क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। खुद उद्धव ठाकरे के बेटे ट्वीट करते हैं, आदित्य ठाकरे, और वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र को वैक्सीन फ्री मिलेगी, और उसके फौरन बाद उस ट्वीट को हटाकर डिलीट करके सफाई भरा एक ट्वीट देते हैं कि वैक्सीन की नीति को लेकर मैं गैर जरूरी कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहता। विपक्ष के जो नेता है देवेंद्र फडणवीस, वो वैक्सीन की नीति जो महाराष्ट्र सरकार की उसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए आप। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक वन अपमैनशिप का प्रयास चल रहा है तीनों पार्टियों में, और इसलिए इस प्रकार की मांग चल रही है। फिर ट्वीट हो रहे, फिर ट्वीट डिलीट हो रहे। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तय करनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा तो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। उससे लोग बड़े पैमाने पर आने के कारण वहाँ पर अड़चनें भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेटेजी तय होनी चाहिए। आज की तारीख में वैक्सीन से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं ना कि जीने के लिए ऑक्सीजन O2 बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखिए आज की तारीख में हो क्या रहा है। हम सब उस बात को महसूस कर पा रहे हैं, देख रहे हैं आसपास लोग कैसे ऑक्सीजन की किल्लत को महसूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भीख मांग रहे हैं। कभी अस्पताल के अंदर तो कभी अस्पताल के बाहर दम घुट रहा है, लोगों का सांस नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग घर में इस जद्दोजहद में मर रहे हैं। आज ये खबर आई कि प्रधानमंत्री यानी पीएम केयर फंड जो है उससे जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो ऑक्सीजन के प्लांट्स थे उनकी स्थिति पर भी तो आज देश को गौर करना चाहिए। उसी को दिखाती मास्टर स्ट्रोक की ये रिपोर्ट है। चार को लड़की है, बताइए लड़की कैसे देश में ऑक्सीजन का अकाल पड़ा हुआ है। लोग घर पर बिना अस्पताल के मर रहे हैं और अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के। हालात ये हैं कि अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन पर हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा के गुड़गांव और रेवाड़ी में अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 4 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 अप्रैल को जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत से हुई। यूपी के अलीगढ़ में 5 कोरोना मरीजों की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौत के कई मामले सामने आए हैं। लेकिन जिन पर हालात सुधारने की जिम्मेदारी है वो राजनीति पर उतरे हुए हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, ऐसा भी प्रशासन है दिल्ली सरकार का, ऐसा शासन, ऐसा प्रशासन कहीं न हो। इट्स अ डिजास्टर। इस राजनीति की शुरुआत हुई अरविंद केजरीवाल से, जिन्होंने शुक्रवार को सीधे प्रधानमंत्री से दिल्ली में ऑक्सीजन न मिलने की शिकायत कर दी थी। इसके बाद तो हंगामा मच गया। अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस राजनीति में कूदी और एक ट्वीट किया जिसमें अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की तस्वीरों के साथ कंगना ने दावा किया कि जनवरी में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पैसा दिया गया था। महाराष्ट्र में 10 प्लांट बनने थे लेकिन सिर्फ बना 1, और दिल्ली में 8 प्लांट बनने थे, यहाँ भी सिर्फ 1 ही बना। कंगना ने लिखा, खा गई पीएम केयर का पैसा और अब ऑक्सीजन मांग रहे हो। पैसा कहाँ गया? इन दोनों ने ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाए? हमें इन्हें दिए गए पैसों का हिसाब चाहिए। असम के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया, लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, कोविड संकट के बाद हमने 8 प्लांट लगाए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स के तहत दिसंबर 2020 में दिल्ली को 8 प्लांट लगाने के लिए फंड दिए। मोदी को दोष क्यों देना जब आपकी सरकार फेल रही? सवाल यह है कि क्या पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए थे? क्या दिल्ली में ये ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से नहीं लगे? आखिर इसकी सच्चाई है क्या? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाली एक एजेंसी को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का चार्ज दिया गया। 21 अक्टूबर 2020 को एक टेंडर निकाला गया जिसके तहत 14 राज्यों में 150 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगने थे। इसका पूरा पैसा पीएम केयर्स की तरफ से आना था। यह टेंडर सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी की तरफ से निकाला गया था। जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया, जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी सीमित थी। राज्य सरकारों को जहां प्लांट लगना था वो साइट तैयार करके देनी थी। 45 दिनों के अंदर ठेकेदार को प्लांट तैयार करके देना था। हालांकि ठेका दिए जाने के 4 महीने बाद भी सिर्फ 33 प्लांट ही तैयार किए गए। पीएम केयर फंड्स ने एक राशि को एलोकेट किया, आवंटित किया कि हम इस राशि से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। उस प्लांट बनाने की जिम्मेदारी दी गई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को। लगभग 142 पीएसए प्लांट्स बनाने के लिए ठेका दे डाला। उन्होंने राज्य सरकार से यानी कि हमारी सरकार से मांगा 8 अस्पतालों के भीतर हमें जमीन दे दीजिए जहां पर हम ये प्लांट बना दें। हमने उस जमीन का आवंटन करके केंद्र सरकार को दे दिया। अब जो इनका ठेकेदार था, वो ठेकेदार एक प्लांट बनाकर फरार हो गया। तो प्लांट बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, फंड केंद्र सरकार का, आरोप ही हम पे लगा रहे हैं। इस महामारी के काल में गंदी राजनीति कर रहे हैं। 162 पीएसए प्लांट दिसंबर 2020 में सैंक्शन किया गया था। एक पीएसए प्लांट 1 करोड़ 25 लाख का है, आप सब जानते हैं। इसमें से 33 पीएसए प्लांट लग गए हैं। छोटा सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहां हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से बातचीत करके उन्होंने 4 वहां लगा लिए। मध्य प्रदेश ने 5 लगा लिए। चंडीगढ़ जैसी छोटी जगह 3 लगाई है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का ये मौजूदा संकट दिल्ली सरकार की वजह से खड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने क्रायोजेनिक टैंकरों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन नहीं मंगवाई। कहा गया अप्रैल 24 का जो हाईकोर्ट का आदेश आया उसमें भी दिल्ली सरकार को मार पड़ी। पारा 7 ऑफ दैट हाईकोर्ट ऑर्डर क्लियरली स्टेट्स कि दिल्ली सरकार का काम है क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेकर जाएं और वहां से ऑक्सीजन लेकर आएं। और दिल्ली को हमने 480 मेट्रिक टन दिया, कोटा से अधिक। लेकिन बाकी जितने भी राज्य सरकार थे उन्होंने अपने तरीके से टैंकर्स की व्यवस्था की और ले आए। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरह का प्रबंधन नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने अब अखबारों में विज्ञापन देकर क्रायोजेनिक टैंकर की मांग की है। आज के अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है। अगर आपके या आपके संस्थान के पास टैंकर्स के साथ ऑक्सीजन है तो दिल्ली सरकार की मदद करें। अगर आपके पास ऑक्सीजन को लाने ले जाने वाले खाली क्रायोजेनिक टैंकर्स भी हैं तो हमें बताएं। इससे हमें दूसरी जगहों से ऑक्सीजन लाने में मदद मिलेगी। दिल्ली आपकी हमेशा आभारी रहेगी। खुद सरकार भी मान रही है कि समस्या ऑक्सीजन से ज्यादा उसके ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल टैंकर की जरूरत होती है। जो ऑक्सीजन की स्टोरेज कैपेसिटी है, चाहे वो क्रायोजेनिक टैंक्स हो चाहे सिलेंडर्स हो, उन दोनों में भी काफी इजाफा किया गया है। और अभी वर्तमान में चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारा प्रोडक्शन सप्लाई तो अवेलेबिलिटी हमारी अभी पर्याप्त है जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, किंतु उसको ट्रांसपोर्ट करना वो एक अभी मेजर चैलेंज है। टैंकर्स की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ये सुझाव दिया था कि वो नाइट्रोजन और आर्गन के जो टैंकर्स होते हैं उनको भी ऑक्सीजन टैंकर्स में परिवर्तित करे। साथ ही साथ भारत सरकार विदेश से भी परचेज तथा हायरिंग बेसिस पे टैंकर्स ला रही है। जिस क्रायोजेनिक टैंकर में यह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, अब उसे आपको दिखाते हैं। यह भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोबमास्टर है, जो आज 7 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर दुबई से पश्चिम बंगाल के पानागढ़ पहुंच रहा है। पानागढ़ से ऑक्सीजन की सप्लाई के बाद इन टैंकर्स को ऑक्सीजन से भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा, ताकि अस्पतालों में कोविड से लड़ रहे मरीजों का इलाज किया जा सके। ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए विदेश से यह वायुसेना की दूसरी उड़ान थी। इससे पहले शनिवार को भी एक C-17 ग्लोबमास्टर विमान
4 उच्च क्षमता के क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके सिंगापुर से पानागढ़ आया था। वादा किया था कि आपको उस जगह ले चलेंगे जहां से हिंदुस्तान के लिए संजीवनी पैदा हो रही है आज के संकट में। बोकारो का वो प्लांट जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन तैयार हो रही है, ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसकी क्षमता जो है वो 150 मीट्रिक टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन बनाने की है। और जब से ये संकट शुरू हुआ है, यकीन मानिए यहाँ के कर्मचारी दिन रात एक करके इस पूरे हिंदुस्तान के लिए ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र की ये रिपोर्ट आप देखिए और आप उसके बाद वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को सलाम ही करेंगे। तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, रोड पे खड़े हैं। प्लीज मदद करवाओ, मम्मी एडमिट है, प्लीज मदद करवाओ। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोई बेड के लिए परेशान है, तो कोई रेमडेसिविर के लिए परेशान है, तो कोई ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहा है। लेकिन इन नाउम्मीदी के बीच में एक उम्मीद है, और वो उम्मीद क्या है? जो देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई का केंद्र बन चुका है। आज पूरी कहानी हम आपको बोकारो स्टील प्लांट की दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे जहां लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वहां एक स्टील प्लांट लोगों की जिंदगी के लिए ना केवल संजीवनी बना है, बल्कि दिन रात यहाँ के कर्मचारी देश को ऑक्सीजन सप्लाई करने में लगे हैं। क्या है पूरी प्रक्रिया? अब तक कितना ऑक्सीजन, कितने मेट्रिक टन की सप्लाई देश के उन राज्यों में हो चुकी है जहां ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है? पूरी कहानी देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए बोकारो स्टील प्लांट से। बोकारो स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बनाने का काम दिन रात चल रहा है और बोकारो स्टील प्लांट के अंदर ये जो 2000 टन क्षमता वाला टैंक देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पूरी टीम भिड़ी हुई है, मेंटेनेंस के लिए भिड़ी हुई है। और कैसे पूरी प्रक्रिया है ये समझाने के लिए मेरे साथ राजीव सिंह साहब हैं जो इसके इंचार्ज हैं। ये बताइए सर कि अभी जो ऑक्सीजन बनाने का काम चल रहा है वो कितनी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा पूरे देश में है और बोकारो स्टील प्लांट की तरफ एक उम्मीद की निगाहों से पूरा देश देख रहा है। अभी क्या है कि हम लोग ना इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वहाँ पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन थोड़ा कम करके हम लोग लिक्विड प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वैसे हम लोग का ये 2000 टन का टैंक का कैपेसिटी है, तो हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन बना के जितना भी कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी पे प्लांट को चला के ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर रोज़ 4 या 5 टैंकर कम से कम आ रहा है। तो एक आइनॉक्स प्राइवेट प्लांट है, वहाँ पर हम लोग कुछ फिल करते हैं और कुछ यहाँ पर करते हैं। दोनों प्लांट का मिला के कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन करीब 150 टन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 150 टन हम लोग की कैपेसिटी है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। वो हम लोग प्रोड्यूस करके जितना भी टैंकर आ रहे हैं हम लोग भर रहे हैं। एक टैंकर में करीब 15 से 16 टन करीब आप लिक्विड ऑक्सीजन भेज सकते हैं। तो उस हिसाब से 4 या 5 जितने भी टैंकर्स आते हैं हम लोग रोज भर कर। आप लोग की रफ्तार जो प्रोड्यूस करने की वो कितनी बढ़ी है पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि मांग ज़्यादा बढ़ रही है? हम लोग अपनी फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं जो भी है। और जैसे आपकी टैंकर की फिलिंग है वो रात में भी हो रही है। जब भी टैंकर यहाँ पर स्टेशन पे आता है हम लोग को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है और कहीं भी कोई डिले नहीं होता है। यहाँ पर टैंकर फिल हो रहा है, उधर आपका इनवॉइस वगैरह जनरेट होता है और जल्दी से जल्दी हम उसको रवाना कर दे रहे हैं। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। दो 2000 टन की क्षमता वाले उस टैंकर में ऑक्सीजन आने के बाद यहाँ क्या क्या काम होता है, कैसे होता है और कितनी तेज़ी से हो रहा है, यही समझाते हैं हम आपको एक बार फिर से। सर, राजीव सर, यहाँ क्या काम हो रहा है, इसको ज़रा समझा पाएँ आप? ये फिलिंग के लिए यूज़ होता है। ये लिक्विड ऑक्सीजन टैंक, हम लोग मेन टैंक से इस टैंक में लिक्विड भरते हैं। इसमें कैपेसिटी है 6000 लीटर्स। उसके बाद ये जो पंप्स हैं ये 150 kg तक प्रेशर जनरेट कर सकता है। तो हम लोग जो लिक्विड है उसको इस पंप के थ्रू पंप करते हैं। ये प्रेशर करीब 150 kg तक जनरेट कर देता है। उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन इस वेपराइजर में जाता है। ये एटमॉस्फेरिक वेपराइजर,
इसमें आपका लिक्विड, ये देखिए ठंडा लग रहा है, ये पूरा लिक्विड है और वहाँ जा जाते हैं गैस बन जाता है। फिर गैसियस ऑक्सीजन जाके हम लोग सिलेंडर फिलिंग स्टेशन है यहाँ से करीब उस साइड में, वहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं, उनमें हम लोग 150 kg में सिलेंडर फिल करते हैं। काम रुक नहीं रहा, ये आप देख लीजिए, अभी भी पंप चल ही रहा है हमारा, अभी भी पंप स्टार्टिंग है, अभी भी पंपिंग चल रहा है। इस पंप के बारे में बता रहे हैं दरअसल, ये पंप के बारे में, इसके बारे में रनिंग में है, ये आपका लिक्विड ऑक्सीजन है। अच्छा, इसी ऑक्सीजन की डिमांड सबसे ज़्यादा। हाँ, इसी ऑक्सीजन। देखिए ये जो सिलेंडर रहता है, हम लोग भरते रहते हैं, ऑक्सीजन जा रहा है। हाँ, ये लिक्विड ऑक्सीजन है, ये जाएगा वेपराइजर होते हुए सिलेंडर फिलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पिछले 1 महीने से ये 24 घंटे चल रहा है, जितना भी सिलेंडर आ रहा है हम लोग बिल्कुल डिले नहीं करते हैं। अभी थोड़ी सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी जितना भी सिलेंडर आता है हम लोग भर के जल्दी जल्दी रवाना कर देते हैं। ऑक्सीजन वहाँ से इस फिलिंग स्टेशन में आता है और ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सब भरे जा रहे हैं और यहाँ पर प्योरिटी चेक होता है। क्या होता है वो पूरा टेक्निकल और तकनीकी चीज़ हमको समझाने के लिए हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रामेश्वर जी पड़ेगा। रामेश्वर जी, ये बताइए ये क्या प्रक्रिया हो रहा है? उधर चल के आइए जरा, बताइए यहाँ पर क्या क्या काम होता है? यहाँ पर सर ऑक्सीजन फिलिंग होता है सर। हाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है यहाँ फिलिंग होता है और फिलिंग होने के बाद इसका प्योरिटी चेक किया जाता है और प्योरिटी चेक करके उसके बाद BGH में सर इसको भेज दिया जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाता है? हाँ, हॉस्पिटल में जाता है। ये लोकल यहीं जाता है झारखंड में या कहीं भी जाता है? ना, जैसे रिक्वायरमेंट आता है BSL के पास तो और मैंने यहाँ से भर के वहाँ जाता भी है जहाँ पर वो लोग मैंने ये जरा समझाइए, ये जो पूरा पाइप लगा ही ऑक्सीजन इसमें भर रहा है? हाँ, इस ऑक्सीजन इसमें भर रहा है। देखिए वहाँ पर गेज बता रहा है सर। ये बताइए, समझाइए जरा। 140 kg 140-50 kg प्रेशर पर जा करके हम लोग बंद करते हैं। अच्छा। हाँ, लगभग देखिए यहाँ प्रेशर 150 बता रहा है। हाँ, 150 kg प्रेशर इसमें रहता है। और जिस तरह से अभी कोरोना का खतरा है तो क्या दिन रात ये काम चल रहा है? हाँ, चलता है। चलता है 24 घंटा चलता है। 24 घंटा चलता है सर। तो जो देश में परेशान है ऑक्सीजन के लिए, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? अब हम लोग तो अपने बलबूते से लगे हुए हैं कि जितने आदमी की जान बच जाए। ये देखिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन फिलिंग का काम चल रहा है, फिर प्योरिटी चेक होने का काम चल रहा है, तो ये युद्ध स्तर पर यहाँ काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचा है। दिल्ली गया है, महाराष्ट्र गया है, पंजाब गया है। देश में 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बोकारो स्टील प्लांट से किस राज्य में कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा गया, ये भी जान लीजिए। ऐसे लोग जिनके पास ऑक्सीजन फिलिंग एजेंसी है, वहां ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर सीधे अस्पतालों को सप्लाई करते हैं। बोकारो स्टील प्लांट से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश को 626 मीट्रिक टन अब तक भेजा जा चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां 474 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब तक भेजा जा चुका है। इसी तरह झारखंड में 399 मीट्रिक टन, पश्चिम बंगाल में 19 मीट्रिक टन, पंजाब को 71 मीट्रिक टन, महाराष्ट्र को 19 मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश को 41 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब तक भेजा जा चुका है। स्टील प्लांट में ऑक्सीजन बनाते हैं तो हम लोगों ने रेलवे के साथ हाथ मिलाकर ये कदम उठाया है। जब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से यहाँ आई है और हमने 3 टैंकर इसमें आए हैं, लगभग 50 टन लिक्विड ऑक्सीजन हमने 4 घंटे में इसमें भर दिया है और अब हम इसको वापस रेलवे इसको लखनऊ ले जा रहा है। इसी तरह से देश के दूसरे स्थानों पर भी जैसे जैसे ट्रेन से टैंकर आते जाएंगे, हम लिक्विड ऑक्सीजन उनको भरकर सप्लाई करेंगे। हमारी उम्मीद है इससे देश में इस पैंडेमिक में लोगों को राहत मिलेगी और लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन मिल पाएगी। बोकारो स्टील प्लांट के जो कर्मी हैं या यहाँ पर जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, वो आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आपको सुनना ये भी ज़रूरी है। देखिए, ये लोग दिन रात यहाँ काम करते हैं। ये बताइए कि देश इन दिनों परेशान है, लोगों को लग रहा है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और बहुत लोग दम तोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि रात दिन ऑक्सीजन बनाने में लगे हुए हैं? सर, इसमें कोई डरने की बात ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जितना हम लोग का कैपेबिलिटी है उतना हम लोग 24 घंटा में हर एक दिन जितना प्रोडक्शन देना हम लोग दे रहे हैं। उसमें जितना हम लोग के पास टैंकर भी आ रहा है, हम लोग टैंकर को आके तुरंत उसमें फिलिंग करके हम लोग तुरंत भेज भी रहे हैं। हम लोग भी सर यही कामना कर रहे हैं सर कि दिन रात संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं और जो हम लोग का काम करने का क्षमता है
हम लोग का कभी बिफोर ड्यूटी लग जाता है सर। ये अभी देश का जो स्थिति खराब है उसके लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। भी फोन आ जाता है, आप लोग मना नहीं करते, तुरंत आ जाते हैं? नहीं सर, हम लोग जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जो भी प्लांट में आवश्यकता होती है, जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन को हम लोगों को कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि देश की परिस्थिति अभी जो है कि बड़ी विकट है और इस परिस्थिति में हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करें। घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, देश की हर इकाई आपके लिए खड़ा हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, बोकारो। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर पाकिस्तान की इंडस्ट्री से ऑक्सीजन लेना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से उनको मंजूरी नहीं मिली है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को यह बात बताई है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री से पंजाब के लिए ऑक्सीजन चाहते हैं कैप्टन अमरिंदर, लेकिन केंद्र ने पंजाब को इसकी मंजूरी नहीं दी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।